हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एडुबोट पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सभी का पूर्ण विश्लेषण के साथ बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य। आपको उद्देश्य बताना है, जिसका पहला ऑप्शन है छात्रों की भाषा शैली मुहावरा से अवगत करना, छात्रों के जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभाविकता का ज्ञान कराना, छात्रों में भावनात्मक तथा चारित्रिक गुणों को विकसित करना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षण का हम लोगों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों की भाषा शैली बिल्कुल, और मुहावरों से अवगत कराना चाहिए बिल्कुल, छात्रों के जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभाविकता का ज्ञान कराना चाहिए, छात्रों में भावनात्मक एवं चारित्रिक गुणों को विकसित करना चाहिए। इसलिए सभी के सभी कथन जो है क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा सीखने का परम उद्देश्य है। भाषा सीखने का परम उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपना सुख दुख सुनाना, अपनी बातें दूसरों को समझाना और अपने मन की बात करना। तो बताइए आप लोग, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? तो भाषा सीखने का परम उद्देश्य, जिसका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। जब तक हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है कितना है? 25 है। ऑप्शन 2 26, ऑप्शन 3 11 या ऑप्शन 4 4। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 है। वो 25 कैसे है? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो 25 जो है स्पर्श व्यंजन है, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में 5 वर्ण आएगा, क ख ग घ या। इसी तरह च वर्ग में 5, इसी तरह ट वर्ग में 5 हो गया, त वर्ग में 5 हो गया, और फिर प वर्ग में 5 हो गया। तो 5 पंचे 25, ये 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या है। यदि ऑप्शन में 27 रहता तो 27 दे देते, क्योंकि 2 गुनी व्यंजन की संख्या क्या है? 2 है। एक होता है र और एक होता है ढ, है ना? तो ये जो है दोनों क्या है? 2 गुनी व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय। बिल्कुल पहला आंसर जो है क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संधि मतलब क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से, है ना? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। तो आप लोग बताइए संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना? अब बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के जो है कुल
5 भेद होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, वीर गति पाना मुहावरा का अर्थ है। पहला है वीर बनना, दूसरा है वीर के रास्ते पर चलना, तीसरा है युद्ध भूमि में मारा जाना और वीरता से युद्ध करना। तो वीर गति का मतलब होता है मृत्यु को पाना। कहाँ? तो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मृत्यु को पाना। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, युद्ध भूमि में मारा जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो आग मतलब क्या होता है? इसका पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। अनिल, समीर, अग्नि या इनमें से कोई नहीं। तो आग का पर्यायवाची शब्द जो है ऑप्शन में जो है ऑप्शन 3 जो है अग्नि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आग का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अनल, अनल, अनल। अनल के अलावा क्या हो जाएगा? पावक, पावक, है ना। इसके बाद कृषाणु, कृषाणु, ये सब क्या हो गया? आग का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा भी है, तो इसके अलावा भी आप लोग हिंदी व्याकरण से आप लोग अन्य पर्यायवाची शब्द को भी आप लोग देख सकते हैं या देख लीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए पर्यायवाची शब्द आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। राम पटना में रहता है, वाक्य में रेखांकित पद है। पटना में, पहला ऑप्शन है अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है। तो सबसे पहले कारक, तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद हैं, 8 प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। और कर्ता के जितने भी 8 भेद हैं उनका सभी आप लोग चिन्ह याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, को के लिए, है ना, अपादान से, विस्मयादि बोधक जो होता है वह हे, अरे, ओ, ये सब विभिन्न चिन्ह है। उस सभी चिन्ह को आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पटना, राम पटना में रहता है, तो सबसे पहले ये किस कारक का जो है चिन्ह है? तो जैसे अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक किसे कहेंगे? तो संज्ञा के जिस रूप से, है ना, क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या है? क्रिया के आधार का बोध होता है, मतलब राम कहाँ रहता है? तो पटना में, तो आधार का बोध हो रहा है, इसलिए ये रेखांकित पद जो है वह हो जाएगा अधिकरण कारक। ये वाक्य जो है किस में हो जाएगा? अधिकरण कारक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह है, मान लीजिए कर्म कारक है, तो कर्म कारक का मतलब होता है जिस पर काम का फल पड़ता है ना, जिस पर काम का फल पड़ता है उसको बोलेंगे कर्म कारक, है ना। और संप्रदान कारक का मतलब होता है जिससे कुछ दिया जाए या लिया जाए उसको कहेंगे संप्रदान कारक। और कर्ता कारक जो काम करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वह ने होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। राम ने रावण को मारा, तो राम ने, तो राम हो जाएगा कर्ता, रावण को तो हो गया कर्म कारक, है ना। इसी तरह संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, मोहन ने भिखारी को रोटी दिया, तो राम ने किसको रोटी दिया? तो भिखारी को, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। और कर्म कारक अभी ये बताए हैं, राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? किसको मारा? तो रावण को, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। इसमें क्या हो जाएगा? रावण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समूहवाचक संज्ञा को अलग कीजिए। समूहवाचक संज्ञा को अलग कीजिए। तो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन है? मेला, ईमानदारी, गाय और या महाभारत। तो समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा सबसे पहले किसे कहेंगे? तो संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या
के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के में ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता। स्थान में आइएगा पटना, दरभंगा, मधुबनी, है ना। वस्तु में आइएगा कलम, किताब। तो ये जितने भी नाम है वो हो जाएगा संज्ञा। तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। भेद के बारे में आगे बताएंगे आप लोगों को, या आप लोग हिंदी व्याकरण से पढ़ लीजिएगा। तो जहाँ तक समूहवाचक संज्ञा का बोध है, तो उसमें आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, आप लोग बताइए। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, समूह का, है ना, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ जो है कहने से पूरे भीड़, चाहे किसी का भी भीड़ हो, लोग का हो, झुंड हो, है ना, मेला हो, परिवार हो, पुस्तकालय हो, गिरोह हो, सेना हो, दल हो, गुच्छा हो, दल, टुकड़ी, ये जितने भी हैं ये सभी समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। तो आप लोग इसमें बताइए। तो मेला, बिल्कुल मेला जो है क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि मेला में जो है क्या होता है, लोगों का बहुत भीड़ होती है ना। ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी जो है नहीं है, ईमानदारी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ईमानदारी से भाववाचक सूचक प्रतीत होता है। गाय हो जाएगा संज्ञा, क्योंकि एक जानवर का नाम है। क्या है, गाय, गाय क्या हो जाएगा, संज्ञा। और कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा, है ना। गाय जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सगुण, तो भक्ति धारा के भक्ति काल में जो है 2 थे, एक सगुण भक्ति धारा और एक था निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि को हम लोग को चुनना है। तो सगुण जो थे, कबीर जो थे, निर्गुणवादी थे ना, निर्गुणवादी संत थे। कौन, कबीर, रसखान, तुलसीदास और नानक। तो आप लोगों को इसमें सगुण के बारे में बताना है ना। तो सगुण के जो थे वो तुलसीदास थे। कौन थे, तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के संप्रदायक थे, है ना। तो कबीर हो गया। तो सगुण के और भी थे, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास के अलावा चैतन्य भी थे, सूरदास थे, मीरा थे। ये जितने भी थे संत वह सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। और निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कबीर, रसखान और नानक। ये जितने थे वह सभी थे निर्गुणवादी संत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, ट वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ट वर्ण का, तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान बहुत भी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में जो है उच्चारण स्थान जो है पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान को आप लोगों को अच्छे ढंग से जो है तैयारी कीजिएगा। तो त और थ का उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, कंठ से होता है, कि तालु से होता है, कि दंत से होता है, कि ओष्ठ से होता है। तो आप लोग बताइए, त का जो उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंत से। त वर्ग, ध्यान रखिएगा, त वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है किससे, दंत से होता है ना। इसके अलावा जितना भी है, जैसे होता है ई, दीर्घ ई, है ना, च, छ, ज, झ, या, य, तालब स, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है किसका होता है, तालु का। ध्यान रखिएगा। कंठ का उच्चारण स्थान क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, है ना। ये जितने भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी है, इसके अलावा जो है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, है ना, या उ या दुर्ग उ। तो ये जितने भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पिताभ शब्द का अर्थ है।
अब आप लोग बताइए, पिताव शब्द का अर्थ है पपीता का रस, पीली चमक देता हुआ, पपीता का चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो पिताव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो पीले रंग का, है ना, पीली चमक देता हुआ कोई पदार्थ जो होता है उसका जो है पिताव के नाम से जो है जाना जाता है। तो आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक देखिए और हिंदी व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, सभी सारी टॉपिक को हमने आज रखे हैं। और जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अधिक से अधिक जो है दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। फूले नहीं समाए का अर्थ होता है, क्या होता है? बहुत मोटा होना, बहुत खुश होना, बहुत फूल जमा करना, शरीर का फूल जाना। तो फूले नहीं समाए का जो अर्थ होता है बहुत खुश होना। मुहावरा जो है 1 से 2 मुहावरा आएगा ही आएगा। तो जितने भी सिलेबस में या क्वेश्चन पूछा गया है सभी कंटेंट हम लाए हैं और आप लोगों को इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निगेटिव आप लोग को चुनना है। निगेटिव मतलब तत्सम शब्द इनमें से नहीं है। तो 4 गो है, उन चारों में से तत्सम शब्द को आपको निकालना है जो नहीं है। तो स्वाभाविक है इसमें कौन नहीं है? तो बैल नहीं है ना। तो बैल जो है तत्सम शब्द का मतलब ये होता है कि संस्कृत शब्द का जो का त्यों लिया गया है ना। संस्कृत का जो शब्द होता है जो का त्यों हिंदी में लिया गया हो उसको कहेंगे तत्सम शब्द। तो बैल जो है बिल्कुल इसका बैल का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? वृषभ। क्या हो जाएगा? वृषभ। वृषभ जो है संस्कृत शब्द हो गया, इसीलिए वह तत्सम शब्द बैल जो है नहीं होगा। पानी है, पुष्प है और अग्नि है, ध्यान रखिएगा। पानी है, पुष्प है और अग्नि है। तो पानी जो है क्या है? तद्भव शब्द है ना। पानी क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है पानी। पुष्प, पुष्प जो है इसका पुष्प माने फूल होता है, फूल जो हो गया क्या हो गया? तद्भव शब्द। और पुष्प हो गया तत्सम शब्द। अग्नि, अग्नि का मतलब होता है, तो आप सभी को तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द सभी शब्द जो है आप लोगों को अच्छे ढंग से जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो इससे आता ही आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का जो है उदाहरण है। तो क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक अकर्मक क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें क्या हो, बताइए? क्रिया का जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो वो हो जाएगा क्रिया। क्रिया के 2 प्रकार हो गया, एक अकर्मक क्रिया, एक दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती है, तो इसमें कर्म की कोई जो है जैसे शीला हंसती है इसमें कर्म की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस प्रकार की वाक्य में जो है इस प्रकार की जो है अकर्मक क्रिया हो इसमें होगा ही नहीं। तो इसमें आप लोग बताइए, पीना, पढ़ना, सोना, लिखना, बिल्कुल सोना हो जाएगा। जैसे राम सोता है ना। तो राम सोता है तो अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा सोना, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द, स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो आप लोग बताइए, घी, घोरी, हानि और आवाज़, इनमें कौन शब्द जो है पुल्लिंग है ना। तो घी शब्द का प्रयोग जो है क्या होता है? पुल्लिंग में होता है, घी शब्द का, है ना। बाकी जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अब बताइए 16वां प्रश्न है, उसने किताब पढ़ी होगी वाक्य है। कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, है ना। उसने किताब पढ़ी होगी, कौन सी काल का हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों का संदिग्ध भूतकाल, है ना। पढ़ी होगी, अब पढ़ी कि नहीं पढ़ी पता नहीं, इसलिए संदिग्ध भूतकाल का जो है इसका उदाहरण हो गया, है ना। चलिए पूर्ण भूतकाल का मतलब समझाते हैं आप लोगों को। इस काल में यह ध्वनि है कि क्रिया समाप्त होने से बहुत पहले समाप्त हो गई, बिल्कुल पूर्ण, है ना। उसके अलावा देखिए इसमें निर्धारित अवधि से पहले ही काम क्या हो जाता है? ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे किताब पढ़ी गई, है ना, बिल्कुल किताब पढ़ी गई, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, किताब बिल्कुल पढ़ ली गई है। अब आइए अपूर्ण भूतकाल, जिसमें काम जो है भूतकाल में काम जो है बिल्कुल रूप से हो रही थी, है ना, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। प्रारंभ हुई थी लेकिन क्रिया समाप्त नहीं हुई थी, उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे मान लीजिए राकेश एक किताब पढ़ रहा था, है ना, पढ़ रहा था, तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब आइए सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल का मतलब होता है कि साधारण भूतकाल में समान रूप से की जा रही क्रिया का ज्ञान होता है ना। जैसे राम पढ़ता था, है ना, राम पढ़ता था, सामान्य भूतकाल हो गया। और संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है कि साधारण भूतकाल में समान रूप से की जा रही क्रिया का ज्ञान होता है, तो समान हो गया। और संदिग्ध भूतकाल की जहाँ तक बात है कि जिससे यह संदेह होता है कि कार्य जो है भूतकाल में हुआ था, है ना, कार्य जो है भूतकाल में हुआ था, संदेह उत्पन्न होगा। जैसे उसने किताब पढ़ी होगी, बिल्कुल संदेहात्मक प्रश्न है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। चलिए अब आइए, अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का ध्यान रखिएगा, अनुराग का। तो अनुराग का जो विलोम शब्द हो जाएगा विराग, है ना। तो विलोम शब्द भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है जरूर पूछा गया है परीक्षा में। अब आइए, शिक्षण को रुचिकर और प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षण को पुस्तकों की सहायता से पढ़ाना। बिल्कुल देखिए क्या है अगला पॉइंट, लंबी लंबी कहानियाँ का समावेश को प्रस्तुत करना, जीवन उपयोगी और व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षण को रुचिकर और प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक क्या है कि जीवनोपयोगी और व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना। और चौथा जो ऑप्शन है महत्वपूर्ण नोट्स लिखाना, बिल्कुल नहीं होगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण तब अच्छा है जब छात्र, खाली जगह का चुनना है आप लोगों को। कक्षा शिक्षण तब अच्छा है जब छात्र, कक्षा शिक्षण तब अच्छा है जब छात्र ऑप्शन ए प्रश्न पूछते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, अध्यापक के व्याख्यान को लिखते हैं। तो बताइए कक्षा शिक्षण कब कारगर साबित होना चाहिए? जब छात्र जो है प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना, प्रश्न पूछते रहते हैं, तब हमारी जो क्या है कक्षा शिक्षण जो है बहुत अच्छा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण कार्य है, क्या है? गृह कार्य कम देना, भय द्वारा छात्रों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना और दूसरों के सुझावों को महत्व देना। तो बताइए एक शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
यही है ना कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास को बनाए रखना, है ना। जितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आए, उस परिस्थिति को अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखना है और उस परिस्थिति को आत्मविश्वास के साथ जो है उसको क्या करना है, सामना करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। समर हिल है क्या है? समर हिल क्या है? एक पहाड़ी है, बच्चों का स्कूल है, बाल सुधार गृह है या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है? तो आप लोग बताइए समर हिल क्या है? तो एक पहाड़ी है कि बच्चों का स्कूल है? तो समर हिल जो है बच्चों का स्कूल है। अब बताइए समर हिल, तो समर हिल जो है शिमला रेलवे स्टेशन जो होता है ना, शिमला रेलवे लाइन पर समुद्र तल से 1283 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला रेलवे है ना, वहाँ पे क्या है, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इस पहाड़ी पर क्या है, स्थित है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसी तरह यह क्या हो गया, बच्चों का एक स्कूल है। कहाँ है, तो शिमला रेलवे लाइन पर, है ना, जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई पर है, तो 1283 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। तो आप बताइए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। जैसे देख लीजिए, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है, हैं, तो क्वेश्चन बनेगा कि खरगोश कैसे दौड़ता है, तो तेज। तो दौड़ना हो गया क्रिया, क्रिया की विशेषता हो गया तेज। इस तरह हो गया, क्या हो गया, क्रिया विशेषण, है ना। जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, बहुत VBA क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षा में कई बार जो है पिछली परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि जितने भी कंटेंट आप लोगों के लिए लाए हैं, एक क्वेश्चन का नमूना है और वही क्वेश्चन का नमूना आप लोगों को तैयारी करके जाना है भी। तो जितने भी कंटेंट मतलब VBA क्वेश्चन है आपको तैयार करना है। और जितने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, तो इसीलिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जो है दूसरों को भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी तैयारी हो सके। तो आइए, आज का 23वां प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो बताइए सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वह, यह, है ना, ये शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, इसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो आप लोग बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं बताइए। तो सर्वनाम के भेद हैं 6, है ना। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण सबसे पहले किसको कहेंगे, है ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे, है ना, उसको विशेषण करते। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, तो अच्छा, तो राम की विशेषता हो गया, तो यही हो गया। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना। चलिए, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, अभी बताए थे। 26वां प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो भेद होते हैं टोटल 5 भेद होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन भेद? तो सामान्य भूतकाल होता है, आसन भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतु मध्य भूतकाल होता है। तो इस तरह भूतकाल के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए, याद रखिएगा। अब आइए, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के घोटक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ध्यान दीजिएगा, रूढ़ मतलब हो गया कृष, यौवना, जिसके खंड होने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकले, उसको बोलेंगे रूढ़। यौगिक का मतलब हो गया 2 शब्द खंडित हो और दोनों का अर्थ निकल जाए, उसको बोलेंगे यौगिक, है ना। जैसे पन घट, पन और घट दोनों मिलकर बन गया, दोनों का अलग अलग अर्थ आ गया। और यौगिक का मतलब हो गया खंड हो लेकिन उनका अर्थ जो है कोई विशेष अर्थ जो है प्रकट हो, उसको बोलेंगे, है ना, योग रूढ़। जैसे पंकज, कीचड़, है ना, पंकज, पंक जोड़ जौ, है ना, लंबोदर, इस तरह का जो वाक्य जो बनेगा वो हो जाएगा योग रूढ़। अब आइए स्त्रीत्व तत्व, है ना, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? त्व लगा हुआ है तो समझ जाइएगा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा ये? भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव उत्पन्न हो रहा है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? है ना, मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उत्तराई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चतुराई, चतुर से चतुराई हुआ, लड़ाई से लड़ाई हो गया, उत्तर से उत्तराई हो गया, है ना। लेकिन मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आइए अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। अब कौन कौन भेद होते हैं अब बताइए। तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, है ना, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है रूढ़ क्रिया, है ना, और दूसरा होता है यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया किसको कहेंगे बताइए आप लोग? क्रिया के रचना की दृष्टि से जो है 2 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक रूढ़ क्रिया, एक दूसरा होता है यौगिक क्रिया। तो रूढ़ क्रिया, मूल धातु से बने क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं, है ना। मूल धातु जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ये हो गया रूढ़ क्रिया, जिनकी रचना जो है पढ़ जो है मूल धातु है। तो पढ़ मूल धातु से जो बना है जितना भी क्रिया हो जाएगा रूढ़ क्रिया। अब आइए इसी तरह यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया जो है धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं, है ना। यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, तो नाम धातु होगी, क्रिया हो गया ये बताना। कहला देना तो संयुक्त क्रिया हो गया। पढ़ाना प्रथम पर्यात्मक क्रिया हो गया। पढ़वाना द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। तो इस तरह क्रिया के जो है यौगिक क्रिया के उदाहरण हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 33वां प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपको चुनना है अल्प प्राण वर्ण, है ना। क्या चुनना है? अल्प प्राण वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, है ना,
कम हवा निकले तो ऐसे वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। तो अल्प प्राण वर्ण की पहचान क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ध्यान रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये हो जाएगा आपको अल्प प्राण वर्ण। जैसे क वर्ग को ले लेते हैं तो क वर्ग में पहला क्या हो जाएगा? क, इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? ग, और पांचवा क्या हो जाएगा? ज्ञा, है ना, ज्ञा। तो ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण वर्ण। ध्यान रखिएगा, पहला प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और जो रेस्ट बचा, क्या रेस्ट बचा? तो दूसरा वर्ण रेस्ट बचा, दूसरा बचा और चौथा बचा। तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? महाप्राण, है ना, क्या हो जाएगा? महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अयोगवाह वर्ण कौन सा है ना, अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अयोगवाह वर्ण सबसे पहले किसे कहेंगे? तो ऐसे वर्ण जिनका अनुस्वार और विसर्ग दोनों जो है चिन्ह लगे होंगे, है ना, उसको बोलेंगे अयोगवाह वर्ण। जैसे अंग और अ, ये हो गया अयोगवाह वर्ण। अब बताइए, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो वर्ण जो है कौन से वर्ण कहलाते हैं? प्रकर्मी, है ना, प्रकंपी वर्ण, स्पर्शी वर्ण, संघर्षी वर्ण और स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, है ना। अब आइए, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है ना, अघोष वर्ण कौन सा है? ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अघोष वर्ण किसको कहेंगे? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, है ना, कंपन न हो, उसको बोलेंगे अघोष वर्ण। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान जो है प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण, है ना, प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण, है ना। जैसे क वर्ग ले लीजिए, तो क वर्ग में प्रथम दो वर्ण, जैसे क और ख, है ना। च वर्ग ले लेते हैं, च और ख, है ना, च और छ, सॉरी, च और छ। इसी तरह प वर्ग लेते हैं, प, फ। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण, ये क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोष वर्ण है, अब बताइए इसमें घोष वर्ण इनमें से कौन हो गया? अब ये इसमें क्या बताए थे? पहला और दूसरा। तो बाकी जो बच गया तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो हो जाएगा कौन चीज? घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। तो इसमें बताइए, ये ख हो गया दूसरा, च हो गया पहला, म हो गया पांचवा, है ना, और ठ भी हो गया दूसरा। तो इसमें क्या हो जाएगा? पांचवा। तो म जो हो जाएगा प वर्ग का पांचवा लेटर है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। तो बार बार ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या सक्षमता की परीक्षा हो। इसीलिए आप लोग तैयार कर लीजिए, और इसी तरह का जो है कंटेंट आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को दूसरे तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है
घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है, क्या है बताइए? मूर्धा से है, कंठ से है, तालु से है या दंत से है? तो घ जो है क वर्ग में आता है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, है ना। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। इसी तरह च, च, छ, ज, तो च, छ, ज का जो च वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य, तालु से, है ना। और ट, ठ, ड, इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा कौन चीज़ से हो जाएगा पता है? मूर्धन्य से, है ना। मूर्धा से जो है इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को त वर्ग में आते हैं, त, थ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। इसी तरह प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बताइए आप लोगों को? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? प, फ, प वर्ग है ना, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल, व, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन है, क्या हो जाएगा? अंतस्थ, है ना, अंतस्थ व्यंजन है ये, य, र, ल, व, ये जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संधि के कितने भेद हैं? तो बताए थे संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला जो होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यन संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो इस तरह स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद। स्वर के साथ, स्वर वर्ण के साथ स्वर का जो मिलन होगा वो हो जाएगा स्वर संधि के उदाहरण। मतलब स्वर के साथ, मतलब 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य, जोर, अष्ट, सूर्याष्ट। जैसे महात्मा, महा, जोर, आत्मा। तो ये सब जो हो गया स्वर संधि के उदाहरण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? अब ये बताए थे स्वर संधि। और एक स्वर वर्ण हो और दूसरा व्यंजन वर्ण हो, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। या 2 व्यंजन मिलकर 2 व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। और जहाँ पर 2 स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे? स्वर संधि। अब आइए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है, इसीलिए संधि विच्छेद आप लोगों को तैयारी करना है। तो सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद क्या है आप लोग बताइए? सत्य जोर आग्रह, सत्य जोर अग्रह, सत्या जोर अग्रह, सत्या जोर आग्रह। तो सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद जो सही हो जाएगा सत्य जोर आग्रह, है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्याग्रह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा संधि हो जाएगा? सदैव, सदा जोर एव, है ना। व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं, सदा, है ना। सदा, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि, है ना। 2 स्वरों के मेल से जो है सदैव का निर्माण हो रहा है ना। सदा जोर एव, अंत में क्या हो रहा है? आ और ए, दोनों स्वर है ना, इसीलिए दोनों मिलकर क्या बना? सदैव। तो 2 स्वरों का हो रहा है। चलिए, मनः जोर भाव का है, क्या है? मन भाव, मनः भाव, मनोभाव। आप लोग बताइए
मनः जोड़ भाव, किसका संधि विच्छेद है? तो मनोभाव का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? तो किसी शब्द के समीप आकर, नज़दीक आकर, है ना, तो उसको बोलेंगे उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, है ना। शब्द के आरंभ में जो है किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? उपसर्ग का। चलिए, जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, है ना। क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यय, है ना। मानवीय, जैसे मान लीजिए मानव एक शब्द है और इसमें मानवीय हो गया, मानवीय, तो मानव में कौन सा प्रत्यय हो गया? ये दीर्घी है ना, ई और ये प्रत्यय जुड़ लग गया तो इसका अर्थ भी बदल गया, तो ये हो जाएगा मानवीय में इसका प्रत्यय हो जाएगा ई, ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, है ना, तो क्या हो गया? अक, लेख में अक लगा हुआ है, तो अक प्रत्यय जो है उसमें लगा हुआ है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। नी कि नी कि नीर कि निरी, निर्वाह। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नीर। वाह है ना, वाह में नीर लग गया पहले तो निर्वाह बन गया। तो किसी शब्द के पहले जो लगता है उसको कहेंगे उपसर्ग और किसी शब्द के अंत में लगेगा उसको कहेंगे प्रत्यय। तो इस तरह आज का जो 50 प्रश्न था एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और जितने भी प्रश्न आपको आज बताए हैं सभी के सभी प्रश्न जो टॉपिक जो है सिलेबस पर आधारित था और इसी टाइप का आप लोगों को तैयारी करना है और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करके और आराम से जो है आप लोग परीक्षा जाकर दीजिए और आप लोग सफल ज़रूर होइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक उसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।